हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट। देखिए बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम की स्कीम आपकी जारी हो गई है। उत्तराखंड हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 17 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। तो अब आप फोकस करिए अपनी परीक्षा की तैयारी पर। मैथ्स में मैं मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आप खूब मेहनत करिए। आपकी मेहनत के साथ मैं भी हूँ। आपकी मेहनत, आप अच्छी मेहनत करेंगे तो मैं जो आपके लिए करना चाह रहा हूँ, निश्चित ही आपको परीक्षा में इसका लाभ मिलने वाला है। मॉडल पेपर कुछ सॉल्व करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा जो कि आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। तो एक उत्तराखंड बोर्ड ने एक सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है। उस सैंपल पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। क्लास 10th में सैंपल पेपर 1 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो अब आपको मैंने पेपर किस रूप में आता है ये आपको बताया था। जो पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके 8 पार्ट्स होंगे, 8 भाग होंगे और वह बहुविकल्पी टाइप का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट? 8 पार्ट्स, ठीक हो गए। और कैसे होंगे? MCQ टाइप के, बहुविकल्पी। वही ऑप्शन आपको दे रहे हैं, वहीं से आपको उत्तर चुनना है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट मैंने ये भी लिखे हुए, 5 अभी और आगे मैं लिखने वाला हूं। तो निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। अब आप जानते हैं कि जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर। तो जैसे यह है वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 पूरा पूरा नहीं निकलता तो ये अपरिमेय है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना। पाई का 22/7 जो मानो, लगभग मानो, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो पाई भी अपरिमेय है। ये वर्गमूल 5 भी अपरिमेय है, तो 2 उस पर प्लस करते हैं तब भी ये अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और आप जानते हैं वर्गमूल 4 का मान होता है बच्चों 2। आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। प्लस 2 भी होता है, माइनस 2 भी होता है। और प्लस 2 बोलो चाहे माइनस 2 बोलो, ये एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर। तो पेपर में आप कैसे आंसर लिखेंगे? आप लिखेंगे सही उत्तर, आप ऐसे लिख देंगे विकल्प बी। ये वाला विकल्प है ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये भी लिख दीजिए, सही उत्तर है। बस इतना है आपने लिखना है, ठीक है डियर। विकल्प बी, विकल्प ये वाला विकल्प, उसके साथ उसका आंसर भी लिख लीजिए, सही उत्तर है। बस इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं देनी है। कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप रफ में करेंगे, ठीक हो गया। अब चलिए, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 12 डैश 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 का अगला पद क्या होगा? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22 अप टू 7 कितना होगा? तो अब देखो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसमें से माइनस किया तो 6 आया, 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आया, इसमें से माइनस किया तो 6 आया, इसमें से माइनस किया तो 6 आया। इसका मतलब 6 का गैप है। 4 में 6 प्लस करेंगे, 4 में 6 प्लस करेंगे 10, 10 में 6 प्लस किया 16, 16 में 6 प्ल¬ किया 22, और 22 में 6 प्लस करेंगे तो 28। इस एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का अगला पद 28 होगा। 6 के गैप में बढ़ रहे हैं। 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 6 28। तो 28 कौन सा? यही वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आप लिख देंगे विकल्प बी, इस रूप में आंसर देंगे डियर स्टूडेंट, विकल्प बी 28 है ना, विकल्प बी सही उत्तर है। बस यहां कहीं कैलकुलेशन देने की आवश्यकता नहीं है।
जब आप बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे रहे होंगे, यदि कोई प्रश्न आपको ना आए तो आप अपनी तरफ से ही गेस करके लिख देना, अंदाज से लिख देना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऋणात्मक अंक नहीं यहाँ दिए जाते हैं। ठीक है, माना आपने गेस से भी कोई कर दिया तो कभी सही हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 है तो k का मान होगा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस k इज 3, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। अब सबसे पहले देखिए कि शून्य क्या हुआ, जीरोस क्या हुए। किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, किसी बहुपद का शून्यांक क्या होता है। बहुपद का शून्यांक का मतलब ये है कि यदि मैं यहां पर बहुपद में x की जगह पर 3 रख दूंगा तो इसका मान शून्य होना चाहिए। बहुपद का शून्यांक का मतलब ये होता है कि यदि बहुपद में उस वैल्यू को रखेंगे तो बहुपद का मान ही शून्य हो जाता है। तो बहुपद का शून्यांक 3 है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस बहुपद में मैं x की जगह पे 3 रख दूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, परंतु एग्जाम में आप रफ में इसको सॉल्व करेंगे। x की जगह पर x, ये 3 क्या है, शून्यांक है, जीरो है, तो x इक्वल टू जब 3 करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब सॉल्यूशन यहां पर कर लेता हूं, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 तो 3² प्लस x की जगह पे 3 प्लस k बराबर 0। जैसे x बराबर 3 रखेंगे ये क्या होना चाहिए, बहुपद का मान 0, क्योंकि ये 3 जो है इसका क्या है, 0 है, शून्यांक है, इसको 0 कर देगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 हो गया, 3 21, 21 प्लस k बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि 21 को राइट हैंड साइड में लेने की, यहाँ ये प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई -21। k की वैल्यू डेयर स्टूडेंट -21 आ गई। ठीक है, पूछा आपको क्या है, k का मान होगा, k कितना हो गया, -21। तो आंसर लिखेंगे आप विकल्प डी, विकल्प डी। डी भी क्या है डियर स्टूडेंट, -21 सही, विकल्प डी -21 सही उत्तर। बस इस रूप में आप आंसर इनके लिख देंगे डियर स्टूडेंट। आया समझ में आपको। तो यहां कैलकुलेशन आप कुछ नहीं देंगे, ये सब कैलकुलेशन आप रफ में करेंगे। चलिए और विकल्प में इसके लिखता हूं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। द्विघात समीकरण इतने के मूल होंगे। मूल द्विघात समीकरण के कैसे निकालते हैं, इसको 0 रख देंगे। ठीक है, जैसे इधर कर लेता हूं, आपको भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप रफ में करना हो, ठीक है, यहां पर मत करना। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, आप लिखेंगे x² - 9 बराबर 0, x² इज इक्वल टू 9, तो x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 9। x² 9 है तो x कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, और इसको प्लस माइनस में लिखेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होगा 3। तो एक बार +3 और दूसरी बार -3, x की वैल्यू +3, x की वैल्यू -3। तो कौन सा वाला सही है, ये आप देखिए, 3 और -3, ये द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस कितने हो जाएंगे, x इक्वल टू +3 और x इक्वल टू -3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, x में 2 घात है तो मूल भी 2 ही होंगे। x में 2 पावर है तो इसके रूट भी 2 होंगे, तो एक आ गया 3 और एक आ गया -3। तो आप लिखेंगे विकल्प, विकल्प ए क्या है, विकल्प ए 3 - 3 सही उत्तर है। बस डियर फ्रेंड इतना लिखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो tan a का मान क्या होगा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री आपने
साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पढ़ा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो साइड ए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे रफ में, इसको लिख दीजिए ए, ये ए एंगल हो गया। इस ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर लंब, तो ये आधार बन जाएगा और एक कर्ण, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ठीक हो गया। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज, और कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो tan ए आप जानते हैं, ओके साइन ए है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो जब लंब ये है तो ये कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण साइन ए। अब इस बेस को निकालेंगे, यदि मैं इसको ये लिख दूं पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग पी आर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग क्यू आर वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये कितना है 3 स्क्वायर, ये 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 9, ये 16 हो जाएगा, 16 इसको इधर ले लीजिए, -9 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट 7, क्यू आर स्क्वायर 7 हो गया, तो क्यू आर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्यू आर स्क्वायर 7, तो क्यू आर कितना होगा इसका वर्गमूल, ये जो आ गया आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गया। अब आप यहां देख रहे हैं कि तीनों साइड निकल गई हैं, तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम हो गई हैं। अब आपने निकाला है tan A, तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan A इस A के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब बटे आधार स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये लंब है आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लिख देंगे विकल्प सी 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 सही होता है, बस ऐसे लिख देंगे एक लाइन में आंसर। अब इसको देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए, ये आपसे क्या प्रश्न है, बिंदु 6-4 की x अक्ष से दूरी होगी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6-4 फ्रॉम x एक्सिस विल बी। अब आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने निर्देशांक ज्यामिति में ये इस रूप में बनाया, इसको आप x एक्सिस कहते हैं, x डैश, ये y एक्सिस है, y डैश, ठीक है। अक्षों में कैसे चलते हैं, x में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, y एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। x एक्सिस में इधर चलेंगे, ये मूल बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु से दाएं ओर चलेंगे तो x में प्लस, बाएं ओर आ जाएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस। अब पॉइंट क्या है 6-4, तो हमेशा याद रखना कि ये कोई निर्देशांक है, ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, याद रखना, पहला वाला x निर्देशांक होता है और दूसरा वाला y निर्देशांक होता है, ठीक है। तो x एक्सिस पे कितना चलना है 6, तो 6 चल लीजिए आप। अब इसमें मैं अंदाज से चलूंगा, 1 2 3 4 5 6, माने यहाँ पहुंच गया, +6 है, यहाँ पहुंच गए। y एक्सिस में -4, तो मैं आपसे कह रहा था कि यदि ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, तो -4 है तो नीचे आना पड़ेगा 1 2 3 4, यहाँ वो कोई पॉइंट है, यहाँ पर 6 और -4, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ 6 हो गया और ये आपका
-4 ये वाली दूरी। अब क्या कह रहे हैं, बिंदु इतना, ये है ना बिंदु 6 -4 जो पॉइंट है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये बिंदु आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है। फर्स्ट कोड्रेंट, सेकंड कोड्रेंट, थर्ड कोड्रेंट, फोर्थ कोड्रेंट। ठीक हो गया। अब इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ये यहां से कितना दूर है, -4। ठीक है, एक्स अक्ष से कितना दूर है, इससे कितना दूर है, ये नीचे बिंदु -4। पर दूरी हमेशा याद रखना, दूरी नेगेटिव में नहीं होती, दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, याद रखना। वैसे भी दूरी आप देख रहे हैं -4 है, तो -4 तो केवल आपको दिशा बता रहा है। दूरी जब आप देखेंगे कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से जब दूरी की बात होगी तो प्लस साइन आप लेंगे, +4। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी, इस बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी +4। देखो -4 में लिखा हुआ है, पर दूरी जब होती है, दूरी डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिवली मेजर होती है, पॉजिटिवली मेजर करते हैं डिस्टेंस को, धनात्मक लेते हैं दूरी को। इसलिए दूरी की जब बात होगी तो आप +4 इस काम से लिखेंगे -4। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे विकल्प डी 4 सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? Which of the following cannot be the probability of an event? थोड़ा सा आप जान लीजिए कि किसी घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है। P किसी घटना की प्रायिकता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, यह 1 से छोटा होगा, और 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, और प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। 0 से छोटा मतलब ऋण, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये ऋणात्मक है, ये कभी प्रायिकता नहीं हो सकती किसी घटना की। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम 1, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता का मान 1, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0, और बाकी जो घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच होती है। 1 से बड़ी भी प्रायिकता का मान नहीं होता, 0 से छोटा भी प्रायिकता का मान नहीं होता। अब आते हैं प्रश्न पे, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? अब आप यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, पहले वाली जो बात यहां पर है 2/3, ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो भाग देंगे तो 10/6 मतलब 1 से छोटा है। ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्यों? ये ऋण में है। 15% किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि 15% का अर्थ होता है बच्चों 15/100। 15% क्या है? 15/100। 5 से काट लीजिए, 5 या 15, ये हो गया 3/20। तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ये बड़ा है, ये छोटा है, सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है, तो भाग देंगे तो ये भी 1 से छोटा आएगा, और ये 1 से छोटा है, 0.7 है ना, ये 0.7, तो ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, पर ये ऋणात्मक है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप लिख देंगे विकल्प बी क्या है? विकल्प बी -1.5 सही उत्तर है। मतलब ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक हो गया। अब इस प्रश्न को देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, इसको देखिए आप, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर
तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर. The radius of the circle is. अब देखो एक प्रश्न आपके पास टेंजेंट स्पर्श रेखा से संबंधित आएगा ही आएगा. किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं. ये रचना भी है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए कैसे करते हैं. ठीक है, कोई वृत्त है, थोड़ा सा मैं आपको जनरल बात बता दूं. वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर का बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है. यहां से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे और ऐसे, और उन दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं. दूसरी बात कि यदि बिंदु वृत्त पर है, यदि बिंदु वृत्त पर है, इफ द पॉइंट इज ऑन सर्किल, तो इस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है. और यदि बिंदु क्या है, वृत्त के अंदर है, तो वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है. ध्यान दीजिए, यह अलग से बात बता रहा हूं. किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं. दूसरी बात, किसी वृत्त पर यदि कोई बिंदु है, तो यहां से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है. ठीक है, केवल एक ही टेंजेंट ऐसे जाएगी. और यदि पॉइंट वृत्त के अंदर है, तो यहां से कोई स्पर्श रेखा वृत्त पर नहीं खींच सकती. ठीक है, प्रश्न हमारा दूसरा है, ये मैंने आपको अतिरिक्त बात बताई. तो अब आप देखो डियर स्टूडेंट, केंद्र है, यहां से इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी हुई है. ये पॉइंट आपका Q है. आपसे कहा एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये है स्पर्श रेखा की लंबाई, ये इसको मैं P कह देता हूं. बाय द वे ये 24 सेंटीमीटर है. इस बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी, केंद्र ये है, ये सेंटर है, यहां से दूरी है बच्चों 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी. त्रिज्या कैसे निकलेगी? देखो ये है त्रिज्या, ये रेडियस है, ये माना केंद्र O है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी. वृत्त के केंद्र से परिधि सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी. अब ध्यान दीजिए, एक बात आपको ध्यान देना है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है. किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण होता है. टेंजेंट और रेडियस, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण, तो समकोण त्रिभुज बन गया. देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? 90 डिग्री के सामने की साइड यह हाइपोटेन्यूज कर्ण बन गया. तो एक कर्ण हो गया, एक आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा. ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में आप देखो ये 90 अंश का कोण है, तो कर्ण बन गया. आप डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप लिख सकते हैं OQ स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग. OQ स्क्वायर कितना है डियर स्टूडेंट? 25 का स्क्वायर है, बराबर PQ स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर है प्लस OP स्क्वायर. अब OP स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ आके ऋण हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. ठीक है, OP स्क्वायर निकालना चाहते हैं, इसको मैं इसके साथ ले आए, नेगेटिव में आ गया. अब 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर हल कर लेता हूँ. OP स्क्वायर बराबर ये आ गया 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र लगाइए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो हो जाएगा 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24. तो ये कितना होगा डियर स्टूडेंट? OP स्क्वायर बराबर 25 और 24 49 इंटू 25 माइनस 24 1. तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है,
ओपी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है, ओपी स्क्वायर 49 है तो ओपी कितना हो जाएगा, वर्गमूल 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो गया आपका 7, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो आंसर कौन सा सही है, ए वाला विकल्प सही है, ठीक है। इसका आंसर लिख दीजिए, विकल्प ए 7 सही उत्तर है, ठीक है डियर। तो प्रश्न नंबर ए के 8 भाग थे, 8 पार्ट थे, सभी क्या थे, बहुविकल्पी थे। तो इस रूप में उनका आंसर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न नंबर 9 तक वो भी एक एक अंक के प्रश्न है, ठीक है। तो 16 अंक जो हैं, 16 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 ऑप्शन हो गए, 8 विकल्प हो गए, 8 नंबर ही बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन उनमें से लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 उसके 8 पार्ट थे, 8 पार्ट्स थे, सारे क्या थे, एमसीक्यू थे, बहुविकल्पी थे, प्रत्येक एक एक नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का है, ठीक है, 8 विकल्प है, एक विकल्प क्या है, 1 मार्क का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स का, ये तो ऐसे ही 2 से लेकर के 9 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब देखो संख्या 200 को 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनका आंसर जितना छोटा से छोटा आप दे सकते हैं, तो इसको इस रूप में लिखना है। तो मैं जरा इसकी गुणनखंड कर लेता हूं। 200 को मैं कैसे लिख दूंगा, देखो 200 के गुणनखंड करिए डियर स्टूडेंट, फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 0 0 हो गए, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 25 हो गया, फिर अब 5 से होगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये जो हुआ, ये फैक्टर कैसे हैं, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 200 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इस रूप में लिख लीजिए। ये फैक्टर हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसी को किस रूप में लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 की घात कितने हो गए, 2 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितनी बार है, 5 मल्टीप्लाई में कितनी बार है, गुणा में कितनी बार है, 1 2, इसकी पावर हो गई 2। बस इसको इस रूप में लिख दिया, बस ये आंसर हो 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, मतलब जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन तो देनी है बच्चों। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, राइट डाउन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, परंतु यह ए शून्य नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कॉमा करके ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, द्विघात नहीं बनेगी। 2 घात है ना, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक 2 पावर को बोलेंगे, और द्विघात देखो चर की घात, ये हो गया। अरे ए बी सी क्या है, ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक है बच्चों। रियल नंबर में पर में अपर में सब आ जाती है। एबीसी कैसे संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर से, पर में अपर में कुछ भी हो सकते हैं एबीसी, पर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बस ऐसे शॉर्ट में आपको आंसर देंगे इनके।
1 मार्क्स क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यदि इस बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर इफ लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन मतलब बीमाई मतलब लंबाई चौड़ाई। क्लास 11 में जब जाएंगे तो फिजिक्स में एक चैप्टर है बीमाएं, डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये बीमाएं। पर आयताकार गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार बाग है, तो लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मान लेता हूं, माना चौड़ाई, बाग की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, जितना शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं। 1 नंबर का सवाल है। देखो मैंने क्या माना, न तो मुझे लंबाई मालूम न चौड़ाई मालूम, पर यहां पर दिया हुआ है आपको, यदि इस बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा, तो चौड़ाई मैंने x मान ली, तो इसका 4 मीटर ज्यादा होगा x + 4, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, x + 4 हो जाएगी। तो परिमाप कितना हो गया, परिमाप परिमाप मीन्स आप कह सकते हैं पेरीमीटर। परिमाप किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका आयत है, ये आयत है, रेक्टेंगल है, इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। ये बाहर की जो लंबाई है ना, ये सबको जोड़ देंगे तो परिमाप हो गई ये, ठीक है। तो निकालते कैसे इसको, पेरीमीटर को आपको मालूम है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, सूत्र है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब अर्ध परिमाप कितना हो गया, अर्ध मतलब आधा, अर्ध परिमाप, ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर क्या कह लीजिए, हाफ पेरीमीटर। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लीजिए, इसमें 2 से भाग करिए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई क्या होगा, अर्ध परिमाप हो गया, हाफ पेरीमीटर। लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई आ रखी है x + 4 प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमने x मानी हुई थी, तो ये कितना हो गया, x में x प्लस जुड़ेगा तो ये हो गया 2x + 4 हो गया, ठीक। x में x को प्लस किया तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपका 2x हो गया, 2x + 4। अब प्रश्न से आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमारे हिसाब से निकला ना, ये तो हमारे हिसाब से निकला अर्ध परिमाप। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, ये आपको दिया हुआ है। अर्ध परिमाप हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 है, और हमारे हिसाब से इतना आया, इसका मतलब ये 36 के बराबर है, इसको वहां ले लीजिए आप, तो 2x बराबर 36 - 4, तो 2x बराबर कितना हो गया 32, तो x बराबर कितना होगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा डियर स्टूडेंट, 32/2 ये हो जाएगा 16 आधा, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई x माना हुआ था ना, x निकल गया 16 मीटर, वो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x + 4, x आपका 16 है, 16 + 4 20 मीटर, ठीक है। तो बीमाई क्या हो गई, लंबाई और चौड़ाई को ही बीमाई कहते हैं, तो आप ये यहां पर लिखना चाहेंगे बीमाई, डायमेंशंस, तो क्या हो जाएंगे, लंबाई पहले लिख लीजिए और चौड़ाई ऐसा लिख लीजिए, इतना मीटर, 20 मीटर, 16 मीटर, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, यही हो गया इस रूप में, ठीक हो गया। तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब आप देखो
बिंदु 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए इन दो बिंदुओं की। आप जानते हैं सूत्र, मैं सूत्र लिख देता हूं। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 हो और इसके कोऑर्डिनेट यदि x2 y2 हो, तब PQ कैसे दिया जाता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि एक बिंदु के निर्देशांक x1 y1 हो, दूसरे बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स कहिए x2 y2 हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए डियर स्टूडेंट, 8.00 मतलब x1 y1 आप लिख सकते हैं x1 y1, इसको लिख दीजिए x2 y2, तो x2 माइनस x1 36 माइनस 0 तो 36 ही होगा, 36 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 15 है, 15 माइनस 0 15 ही हुआ, तो स्क्वायर है उसका तो 15 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 36 स्क्वायर कितना हुआ? 36 स्क्वायर का मतलब होगा 36 इंटू 36, गुणा कर लीजिए, 6 छके 36, 3 6 3 18। ठीक है दोस्तों, 6 3 18 का 8, 1 3 3 9 10, 6 9 1296। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए बच्चों, प्लस करके कितना हो जाएगा? फटाफट आपने कैलकुलेशन करनी है, इनको तो यहीं पर करना, रफ में करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हो गया? प्लस कर लीजिए, 4 5 11, 1 3 9 और 3 12 का 2, 1 3 2 5, ये हो गया 1521। इसका वर्गमूल निकालना है। अब दो तरीके से कर सकते हैं, या तो भाग विधि से करो या गुणनखंड विधि से करो। तो भाग विधि में फटाफट फटाफट आ जाता है। देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? आप देखो 1521 का निकालना है ना, तो पहले बनाते हैं बच्चों जोड़े, पेयर बनाओ। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया। संख्या को उसी से गुणा करिए कि 15 आ गया, 4 4 या 16 ज्यादा हो गया तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 में 3 प्लस करते हैं 6। ठीक है, 15 में से 9 गया, 6 हो गया 6। अब डिवाइड नहीं होता तो पूरा उतार लीजिए। ठीक है ना, अब कितनी बार जाएगा? लगभग 9 बार जाएगा, यानी 9 रख देंगे, याद रख देंगे। 9 9 में कैसे के 81, 9 छके 54 और 8 62, ये हो गया 39। तो कितना हो गया डियर फ्रेंड? बीच की दूरी 39 आ गया। बीच की दूरी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 39। अब इकाई दे नहीं रखा तो इकाई लिख दीजिए, इकाई। जो कुछ नहीं दिया हो तो इकाई लिख दीजिए। ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Sides of the two similar triangles are in the ratio 4:9. What will be ratio of area of these triangles? दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दे रखा है। सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 4:9। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रखा है, 4:9। अब आपको इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? What will the ratio of area of these two triangles? ठीक है, तो इस प्रमेय को याद रखना, मैंने आपके लिए लिख दिया, इसको नोट करेंगे, याद कर देंगे आप। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। The ratio of the areas of two similar triangle is equal to the squares of the
रेशियो ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स। करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो आएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अब लिख दूंगा मैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या कहा, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक है, एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एरियाज, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, राइट हैंड साइड दिया हुआ है, संगत भुजाओं का अनुपात 4:9। रेशियो ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड इज 4:9। 4:9 का मतलब क्या होता है, कहीं पर लिखा हुआ है 4:9 मतलब 4/9। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए 4/9 का स्क्वायर, और 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो 16/81। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, इसका रेशियो यहां पर कितना हो गया, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहां लिख दीजिए 16:81। बस भुजाओं का जो अनुपात है, साइड्स का जो रेशियो है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वो ट्रायंगल के क्षेत्रफलों के अनुपात के रूप में आएगा। ठीक है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। तो संगत भुजाओं का अनुपात का ये है स्क्वायर, 4/9 का स्क्वायर 16/81 आ गया। तो वही तो होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। ठीक हो गया। और ये दिया रहेगा और ये निकालना होगा, ये दे रखा है, ये निकालना होगा, तब इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 2 रूप में भी पूछा जा सकता है। यदि ये दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाले, तब इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल करिए, इसका भी स्क्वायर रूट करिए, तो 4:9। तो इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, यहां पर इस रूप में दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, स्क्वायर। ठीक हो। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आप नहीं भी लिखेंगे ना थ्योरम, केवल दिमाग में रखनी है, केवल एक लाइन में भी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। गोला है ना, गोला ये गोला है। ठीक है, वक्र पृष्ठ मतलब बाहर का, उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो आप जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है, याद रखेंगे फॉर्मूला। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, एरिया ऑफ द या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। 4πr मतलब रेडियस। तो यहां पर आपके पास दे रखा है व्यास, डायमीटर, ये डायमीटर दे रखा है, कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लीजिए, त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। ये है, ये डायमीटर है, ये व्यास है, त्रिज्या कितनी निकल जाएगी, इसका आधा, 2 से भाग कर लीजिए, 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये r है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 × पाई मतलब 22/7।
ठीक है। आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, आर कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कर लिया। अब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई से किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस रूप में करना है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्क्स के। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 1 2 x 3 तथा 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। If 2 is the mean of 1 2 x 3 and 4, then calculate the value of x. इस डाटा का मीन दिया हुआ है 2, इस आंकड़े का माध्य दिया हुआ है 2। अब माध्य निकाल दीजिए। 1 2 x 3 तथा 4 का माध्य, माध्य निकालना आप जानते हैं, मीन ऑफ 1 2 x 3 and 4। इंग्लिश के स्टूडेंट लिखेंगे मीन ऑफ 1 2 x 3 and 4। तो यदि इसका मीन निकालना है तो कैसे निकाल देंगे, 1 + 2 + x + 3 + 4, ये तो है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई, मीन निकालने का तरीका क्या है, कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे, 5 इज इक्वल टू, यहां आपको दिया हुआ है माध्य 2 है, मीन 2 है। इनका माध्य कैसे निकलेगा, ये माध्य है, ये मीन है, इन सबको प्लस किया और जितने हैं ये 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया और आपको कह रखा है कि मीन क्या है 2 है, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, अभी को प्लस कर लीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 + x = 5 की गुणा हो जाएगी, 5 2 = 10, इस प्लस 10 को वहां लाके माइनस हो जाएगा, तो x = 10 - 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। आपको निकालना x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 0 निकली, बस सिंपल सा है, 2 लाइन का प्रश्न, ठीक। इसको देखिए, भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए डाइस इज थ्रोन वंस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं पासा फेंकने पर, इफ वी थ्रो ए डाई, व्हाट विल गेट, 1 2 3 4 5 और 6, एक पासा फेंका, एक डाई फेंका, जैसे लूडो फेंकते ना, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, कोई नंबर आ सकता है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या आए उसकी प्रायिकता, इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर कौन है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप समझ लीजिए कि जब प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, इवन नंबर सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, इवन नंबर आने की, तो इवन कौन कौन है इसमें, देखिए टोटल तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, इवन कौन कौन है, 2 4 6, 3 क्या है, इवन है, तो ये फेवरेबल इवेंट हो गई, ये अनुकूल घटनाएं हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3, 3 इवन है और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो काट लीजिए, 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। ऐसी विषम संख्या आने की प्रायिकता भी, विषम कितने हैं, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ये भी विषम,
विषम हो गए ना 1 ये, तो ये पूछता कि विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालिए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 3/6 में तो सेम आना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप उतना शॉर्ट आप दीजिए, क्योंकि आप समय बचेगा आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उनको भी आगे सॉल्व करेंगे।